क्या है? गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होते हैं दोनों? तो किसी पिंड का वह द्रव्यमान जिसके कारण उसमें जड़त्व का गुण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? आपका जड़त्वीय द्रव्यमान। किसी पिंड का वह द्रव्यमान जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है? जड़त्व का गुण उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाता है? जड़त्वीय द्रव्यमान। ये जड़त्व का गुण क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम आप पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं कि कोई भी कण अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहना पसंद करता है और गतिशील है तो गतिशील रहना पसंद करता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही तो होता है ना। तो ये विरोध कौन कर रहा है भाई? उसका जड़त्व कर रहा है, उसका द्रव्यमान कर रहा है। तो वो गुण क्या है? आपका जड़त्व का गुण है। ठीक है। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान किसी पिंड का वह द्रव्यमान जिसका निर्धारण उसके भार या गुरुत्वीय बल द्वारा होता है, तो वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय द्रव्यमान। भार कह सकते हैं अपन। भार मतलब क्या? मेरे पास एक कोई निर्वात में 1 किलो वस्तु रखी हुई है तो उसका द्रव्यमान क्या है? जड़त्वीय द्रव्यमान है। अगर उसको पृथ्वी की सतह पर ले ले तो मैं यहाँ पर ये चौक मैंने यहाँ पर रख रखी है, लटका रखी है, इसको पकड़ रखा है। अगर छोड़ दूँ तो क्या होगा? ये नीचे की ओर चली जाएगी, टूट जाएगी, गिरेगी। कौन खींच रहा है इसको नीचे? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। तो W बराबर क्या होता है? M इंटू जी। ये क्या कहलाता है? इसका भार कहलाता है। ठीक है ना। द्रव्यमान में केवल M कंसीडर होता है, जबकि भार में कौन होता है? M इंटू जी। दोनों कंसीडर होते हैं। और ये जो द्रव्यमान है जो भार के कारण भार के लिए लागू होगा वो क्या कहलाता है? आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। जड़त्वीय द्रव्यमान की दूसरी विशेषता क्या है? रेखीय गति में किसी पिंड के जड़त्व का मान जिस द्रव्यमान पर आश्रित होता है जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। यानी ये किस में काम में लेते हैं अपन? रेखीय गति के अंदर इसको काम में लिया जाता है। ठीक है ना। रेखीय गति में किसी पिंड के जड़त्व का मान जिस द्रव्यमान पर आश्रित होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। तीसरा क्या है इसका? गणितीय रूप। तो गणितीय रूप में निर्धारण तो न्यूटन का तृतीय नियम F बराबर M इंटू ए, इसके ये इसमें लागू होता है। उसकी बात करें गुरुत्वीय द्रव्यमान की तो किसी पिंड पर किसी अन्य पिंड द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल उस पिंड के जिस द्रव्यमान पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है। किसी पिंड पर किसी अन्य पिंड द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल उस पिंड के जिस द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब क्या है भाई? एक पिंड, एक तो आपके पास कोई वस्तु है और दूसरा पिंड कौन है? पृथ्वी है। तो एक पिंड के कारण दूसरे पर बल लग रहा है, यानी पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर बल लग रहा है, या पृथ्वी के कारण मेरे पास 5 किलो वस्तु है उसके ऊपर वजन बल लग रहा है। ये बल जो है वो क्या कहलाता है? आपका किसको डिनोट करता है? गुरुत्वीय द्रव्यमान को डिनोट करता है। और इसको व्यक्त करने का तरीका क्या होता है? तो W बराबर क्या होता है? M इंटू। ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में। ठीक है। तो जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में एक छोटा क्वेश्चन आता है आपका 1.5 नंबर का, तो वो आप बुक से तैयार कर लेंगे। जो शॉर्ट में था वो मैंने आपको बता दिया समझने के लिए क्या होता है। ठीक है। लेकिन थ्योरी में क्या होता है उससे काम नहीं चलेगा, उसके साथ में आपको लिखना भी पड़ेगा। तो ये हमने यूनिट 3 का एक पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास में दूसरा पार्ट है और वो कौन सा है? अवमंदन बल। और हम कहेंगे कि जो दोलित्र है, अवमंदित दोलित्र है, उसके बारे में हम अध्ययन इसमें करने वाले हैं। ठीक है। तो अवमंदित दोलित्र और इसके बाद में है चालित दोलित्र। तो चालित दोलित्र है वो कौन सी यूनिट में आ जाते हैं? आपके 4th यूनिट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना।
तो थर्ड यूनिट का ये सेकंड पोर्शन है वो अपना चल रहा है। और मुझे नहीं पता कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। लगभग 1.5 महीना 2 महीने होने 1.5 महीना हो गया क्लास होते। पर क्लास में आपको एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है और यही क्रम है, ये सतत चलता रहेगा जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा। लगभग 3 महीने आराम से 3 से 4 महीने होते हैं वो अपने सिलेबस को कवर करने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो इतने टॉपिक हमारे नए हैं और आपको तो यहाँ एक बार देखने को मिलेगा, तो उसको आपको तैयार भी करना है। अगर तैयार आप नहीं करोगे तो बड़ा लॉस हो जाएगा आपको। अगर आप ऐसा समझते हैं कि हमने 12th पास की है, अब आराम तो खूब कर लिया है, वैसे 1 साल हो गई आराम करते करते, है ना भाई। मई से एक आराम ही तो कर रहे थे ना आप, मई से, तो मई से लेकर अब तक कितना आराम हो गया। मई से लेकर अब तक आराम ही कर रहे थे। 6 महीने का आराम खूब होता है। ज़्यादा आराम करोगे तो फर्स्ट ईयर 1 साल और पढ़नी पड़ेगी आपको। तो बेटर है कि आप तैयारी है वो करते जाएं इसके साथ में। ये देखो माइक भी काम नहीं कर रहा आपके आराम के चक्कर में। चलो, तो अब हम नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अवमंदन बल क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, बहुत अच्छा है। फिजिक्स है, बड़ी आसान है। आसान इसलिए नाम से स्पष्ट हो जाता है क्या पढ़ रहे हो आप। अवमंदन, मंदन यानी क्या होता है, मंद करना, धीमा करना, ठीक है। तो मंदन करना होता है। और बल यानी ऐसे बल जो क्या करते हैं, वस्तु की गति को धीमा कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अवमंदित बल कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो जैसे इसका घर्षण बल होता है, शान बल होता है। कोई भी आप वस्तु गिराओगे, दरवा में गिराओगे, पृथ्वी पर गिराओगे, बॉल नीचे फेंकोगे तो एक बार जितनी ऊंची उछलेगी, दूसरी बार उतनी ऊंची नहीं उछलेगी। कारण क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती जाती है। किसके कारण कमी आती है, कौन कमी लेता है, तो जो उसकी हवा है चारों तरफ की, उसमें क्या होता है, ऊपर बढ़ने से रोकती है। इसी यही तो कारण होता है ना भाई। 2 चीज़ें आपकी, अगर मैं किसी वस्तु को यूँ ऊपर फेंकता हूँ तो ये इतने ऊपर क्यों आई, मतलब इतने ऊपर उठी है ये, ठीक है ना। इससे ऊपर और तेज फेंकूँ तो ये गई चौक। तो ये हमने ऊपर फेंका तो क्या हुआ, यहाँ तक गई है। अब यहाँ तक ही क्यों गई, यहाँ तक क्यों नहीं गई, क्या कारण है। तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ आपको, तो यहाँ तक वस्तु यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक नहीं जा रही, क्योंकि उसकी ऊर्जा उतनी है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि उस पर जो लगने वाले बल हैं वो ज़्यादा है। कौन कौन से बल, एक तो गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर लगता है, एक बल तो ये हो गया। दूसरा बल कौन सा लगेगा, तो दूसरा बल हम कह सकते हैं कि उसके जो वस्तु के ऊपर जो हवा है, उसका वायुमंडल है, तो वो गैसें हैं ऊपर जा रही, तो वो गैसें क्या करेगी, उसका प्रतिरोध करेगी, उसको ऊपर नहीं जाने देगी, ठीक है ना। तो एक तो उसका घर्षण बल हो गया, या अपन कह सकते हैं हवा का अवमंदन हो गया। और दूसरा क्या हो गया, जो नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इनके बारे में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। अवमंदन बल और अवमंदन बल के प्रभाव में गति, हेडिंग डालेंगे आप, अवमंदन बल व अवमंदन बल के प्रभाव में गति। क्या करेंगे अपन, अवमंदन बल और कैसे कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि जब किसी माध्यम में कोई पिंड गति करता है तो माध्यम के द्वारा पिंड पर घर्षण या श्यान बल लगते हैं, ये बल क्या कहलाते हैं, अवमंदन बल कहलाते हैं। और ये असंरक्षित प्रकृति के होते हैं। असंरक्षित प्रकृति के कैसे होते हैं, क्योंकि हमने प्रत्यास्थ टक्कर पढ़ा है, तो टक्कर से पूर्व और पश्चात कणों का क्या होता है, ऊर्जा और संवेग क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर जब कण जा रहा है, ये घर्षण हो रहा है, तो इसमें ऊर्जा की हानि तो हो रही है, लेकिन उसको वापस हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा लॉस हो गई वो आपकी।
इसलिए ये कैसी प्रकृति के होते हैं, तो अवमंदन बल है ये असंरक्षी प्रकृति के होते हैं। यदि पिंड का वेग अधिक नहीं हो तो ये बल है पिंड के वेग के समानुपाती होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू V। F इज प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। F इज प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएं तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू माइनस का लेमडा V। F इज इक्वल टू माइनस का लेमडा V। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। चलो और सॉल्व करते हैं इसको। M, भाई मुझे क्या करना है, प्रभाव में गति पढ़नी है। गति पढ़नी यानी इसका विस्थापन का समीकरण मुझे चाहिए, तो विस्थापन का समीकरण है, या वेग का समीकरण मुझे चाहिए, तो वेग का समीकरण ज्ञात करना है। F को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए या dv बाई डी टी। m इंटू dv बाई डी टी यानी वेग में परिवर्तन की दर, ठीक। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो m इंटू डी वी बाई डी टी बराबर माइनस का लेमडा v, ठीक है। अब इसको एक तरफ एक काम करते हैं अपन, v जो है वो पूरा एक तरफ कर लेते हैं और शेष को क्या कर देते हैं अपन एक तरफ कर देते हैं। जैसे मैंने कहा dv, तो dv के साथ में क्या होगा, v होगा, वज्र गुणन कर दिया, dt को ले गए इधर माइनस का लेमडा बाई m इंटू डी टी, ये हमारे पास में मान हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर दें, इसका dv है तो v के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर दे, और dt है तो किसके सापेक्ष करोगे, t के सापेक्ष। लेमडा और m क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो dv बाई v, तो इसको मैं क्या कर सकता, 1 बाई एक्स, dx क्या होता है ln x, तो इसको हम लिख सकते हैं ln v, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, तो प्रारंभिक से अंतिम। और प्रारंभिक कितनी मानी है मैंने, तो मैंने कह दिया कि t बराबर 0, भाई t बराबर 0 पर v बराबर कितना है, v नोट है, v नोट से v होगी, और ये माइनस का लेमडा बाई m, ये तो कांस्टेंट है t, और ये कहाँ से कहाँ, तो 0 से t समय, तो 0 समय पर वेग कितना है, v नोट, t पर कितना होगा, v होगा, ठीक है। लघुत्तम इसका मान रख दीजिए, तो ये क्या हो गया, ln v माइनस ln v नोट बराबर माइनस का लेमडा बाई m इंटू टी, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो ln x माइनस ln y बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ln x अपॉन y, ठीक है। माइनस को हम इसमें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो ln v बाई वी नोट इज इक्वल टू माइनस का लेमडा बाई m इंटू टी। अब देखो ln है, ln क्या है, बेस क्या होता है, e होता है। एंटीलॉग ले ले, तो एंटीलॉग ले ले तो हमें सुविधा हो जाएगी, तो क्या एंटीलॉग ले लेंगे तो क्या माना जाएगा, v बाई वी नोट बराबर ई टू दी पावर माइनस का लेमडा बाई m इंटू टी, ठीक है, माइनस का लेमडा बाई m इंटू टी। v बराबर, तो v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, v नोट ई टू दी पावर माइनस का लेमडा बाई m इंटू टी। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, v बराबर वी नोट ई टू दी पावर माइनस का लेमडा बाई m इंटू टी, ठीक है। और v बराबर ये कालांक या समय क्या होता है, या विश्राम, देखो इसमें एक रिलेशन अगर लगाए देखो ये वाला जो मान है, तो लेमडा बाई m ये t गुणा में इसके है, भाई इसके नहीं ना, इसके गुणा में है, क्योंकि इसके गुणा में ही तो है ना पूरे के, तो ई टू दी पावर माइनस का लेमडा बाई m इंटू टी। अब इसके अंदर से लेमडा बाई m इंटू टी, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, भाई t का मान मैं अगर कर देता हूँ इसका अपोजिट m बाई लेमडा, तो वो क्या हो जाएगा, कालांक, ठीक है ना, वो कहलाता है टो या कालांक कहलाता है। यानी इतना समय अगर हो तो v बराबर क्या हो जाएगा, v नोट ई टू दी पावर माइनस 1, यानी v बराबर v नोट बाई ई, और ये कितना रहता है, तो v नोट बाई ई, इसको हम कहें तो 0.36 v नोट, 0.368 हम कह सकते हैं, तो ये मान होता है 0.368 v नोट, v बराबर
या इसको मैं कह सकता हूँ 36.8%, यानी प्रारंभिक मान का 36% जितने समय में रह जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कालांक है वो कहलाता है। ठीक है ना। अतः जितने समय पिंड का वेग है अपने प्रारंभिक वेग का 36.8% शेष रह जाता है वह समय विश्रांति काल कहलाता है। किस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे, तो डिनोट करने का तरीका ये वी नोट, ये वी है वी नोट बाई ई, है ना। अधिकतम कितना है, वी नोट है, और ये क्या है, आपका समय है। तो जितने समय में कितना रह जाता है अपने प्रारंभिक मान का इतना रह जाता है वो क्या कहलाता है, इसका विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है ना। तो ये 1.5 नंबर का एक काम किया हमने, अवमंदन बल के प्रभाव में गति। तो अवमंदन बल से आप क्या समझते हैं, विश्रांति काल क्या होता है, और अवमंदन बल के प्रभाव में गति को डिफाइन कीजिए। तो ये यहाँ तक का कार्य है वो अपने को, या यहाँ तक का कार्य करना है। ठीक है ना। ये अवमंदन बल के प्रभाव में गति का समीकरण है। ओके, तो ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, अवमंदित तो सरल आवर्ती दोलक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। अवमंदित सरल आवर्ती दोलक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पक्का अपने को 3 नंबर देगा ये। अवमंदित सरल आवर्ती दोलक, सरल आवर्ती दोलक से अपने सिलेबस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है उतने, लेकिन अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है वो अपने को पक्का क्वेश्चन है वो देता है। ठीक है। तो अवमंदन से संबंधित तो पढ़ ही लिया। अब हम क्या कह सकते हैं अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के बारे में, कि जब कोई कण किसी घर्षण बल या श्यान बल के प्रभाव में गति करता है तो उसके आयाम व ऊर्जा में लगातार कमी होती जाती है, और ऐसे दोलक को अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। ठीक है। यानी क्या कहा हमने कि ऐसा सरल आवर्ती दोलक है जो अवमंदन बल या श्यान बल, 2 बल आ गए, अवमंदन बल या श्यान बल के प्रभाव में गति करता है। ठीक है ना। अवमंदन बल या श्यान बल के प्रभाव में गति करता है तो उसके कारण, अवमंदन बल या श्यान बल के प्रभाव में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका दोलक क्या कहलाता है, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। ऐसे बल पर 2 बल कार्य करते हैं, यानी ऐसा जो दोलक है तो पहला बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल, और प्रत्यानयन बल उसको हम क्या कहते हैं, इससे F इज प्रोपोर्शनल टू x होता है, F बराबर माइनस का kx होता है। ठीक है। ये कौन से के लिए हो गया आपका, प्रथम जो होता है प्रत्यानयन बल, दूसरा अभी हमने कहा श्यान बल के प्रभाव क्षेत्र में। तो प्रत्यानयन बल तो सरल आवर्ती दोलक में भी आपने पढ़ रखा है, श्यान बल इसमें और इंट्रोड्यूस हो गया, और हम इसमें कहते हैं जैसे F इज प्रोपोर्शनल टू x था, हम इसमें कहते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू v हो गया। तो F इज प्रोपोर्शनल टू v तो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का लैम्डा v। ठीक है। तो प्रभावी बल क्या होगा, प्रभावी बल क्या हो गया, दोनों का योग हो गया। तो प्रभावी बल को मैं कह सकता हूँ प्रभावी बल बराबर
प्रत्यानयन बल प्लस का श्यान बल, प्रत्यानयन बल प्लस का श्यान बल, दोनों को हमने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। ठीक है, प्रत्यानयन बल प्लस का श्यान बल, और ये मान कितना हो जाएगा, तो न्यूटन का द्वितीय नियम हम लगा सकते हैं, प्रभावी बल F बराबर क्या होता है m इंटू ए, और ए का मान क्या होता है, तो ए का मान होता है आपका d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान, तो प्रत्यानयन बल क्या है, माइनस का kx है, और दूसरा जो मान है वो क्या है, माइनस का लेमडा v है। ठीक है, तो अब देखो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt या d2x बाई dt स्क्वायर, यही तो होता है ना स्थिति में परिवर्तन की दर के सेकंड ऑर्डर अवकलन के बराबर, माइनस का kx और माइनस का लेमडा v को क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में समीकरण आ गई। अब इसको इधर उधर कर लीजिए, m का भाग लगा दीजिए और फिर इसको इधर ले आइए, तो d2x बाई dt स्क्वायर। ठीक है, इसमें भाग लगाया m का, तो माइनस का k बाई एम और लेमडा बाई एम इधर ले आए, तो ये क्या हो गया, प्लस का लेमडा बाई एम dx बाई dt प्लस का k बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेमडा बाई एम ये भी तो एक राशि है आपकी, और k बाई एम ये भी एक क्या है, राशि है। दोनों को हम एक निश्चित मान के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या मान होता है, तो ये जो समीकरण है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस का, ये जो देखो लेमडा बाई एम है इसको हम डिनोट करते हैं 2r के द्वारा, तो 2r dx बाई dt प्लस का k बाई एम, और k बाई एम होता है, ये क्या होता है, ओमेगा नोट स्क्वायर, तो प्लस का ओमेगा नोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 2r dx बाई dt प्लस का ओमेगा नोट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब d2x बाई dt स्क्वायर ये हो गया। ये जो समीकरण है ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पर 2r ये कहलाता है आपका अवमंदन नियतांक, ये यहाँ पर कह रखा है ना अपन अवमंदन नियतांक। ठीक, और दूसरा जो मान है ओमेगा नोट स्क्वायर, ये क्या है इसकी, तो ये कहलाती है आपकी कण की स्वाभाविक आवर्ती, स्वाभाविक आवर्ती कहलाती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में पढ़ा है, अवमंदन सरल आवर्ती दोलक के बारे में हमने पढ़ लिया है। अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, तो सरल आवर्ती दोलक, सरल आवर्ती दोलक क्या होता है, सरल आवर्ती दोलक आपका वो होता है जिसको एक बार आप शुरू कर दे तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ ये सहज रूप में चल सकता है, यानी उस पर कोई आदर्श स्थिति होती है सरल आवर्ती दोलक की। एक बार आपने उसको हिला दिया, जैसे पेंडुलम होता है तो उसको आपने हिला दिया, तो आदर्श स्थिति क्या कहती है कि वो सतत उतना का उतना दोलन है वो सतत करता रहना चाहिए अनंत काल तक। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि कुछ समय बाद में क्या होता है वो रुक जाता है। ठीक है ना, तो रुक जाता है किसके कारण, तो ये दो बल हमारे हो गए, प्रत्यानयन और श्यान बल के कारण। तो इस श्यान बल के कारण जब रुक जाता है तो वो बल वही जो सरल आवर्ती दोलक पहले हुआ करता था वो प्रैक्टिकल स्थिति में क्या है आपका अवमंदित सरल आवर्ती दोलक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की अवकल समीकरण तक हमने डिफाइन कर लिया है। ठीक है, अब आगे की जो क्लास है उसके अंदर हम इस अवकल समीकरण को हल करेंगे, इसका रिजल्ट ज्ञात करेंगे और तीन स्थितियों के अंदर न्यून अवमंदन, अति अवमंदन और
क्रांति का अवमंदन, उन तीनों के लिए जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ये तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।